Hello students. Hello students. As you know, we are here to study Final CA, Advanced Auditing and Professional Ethics. पहले तो मैं सिर्फ पेपर का नाम लिखता हूं. It's paper 3, Advanced Auditing and Professional Ethics. बिफोर आई स्टार्ट द सब्जेक्ट, एक नॉर्मल हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. लेट अस से कि आपको बहुत भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है, एंड यू हैव ऑर्डर्ड अ चीज बर्स्ट पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज. इफ यू हैव ऑर्डर्ड अ चीज बर्स्ट पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज, कहना इसे कि भूख तो बड़ी जबरदस्त लगी है. मेरे को देख के भी आपको लगता रहेगा भूख तो बड़ी जबरदस्त लगती है. सो आपने चीज बर्स्ट पिज्जा ऑर्डर किया डोमिनोज से. यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग. भूख तो बड़ी जोर की लगी है. इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आपके पास छुट्टा पैसा रेडी है. यू आर रेडी विथ द चेंज द अमाउंट बिकॉज यू वॉन्ट टू जस्ट ग्रैब दैट पिज्जा एंड ईट दैट पिज्जा. नाउ 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स नहीं, 28 मिनट. कभी बेटा 28 मिनट. 28 मिनट पे द डोर बेल रिंग्स एंड द पिज्जा बॉय एंटर्स. आपको चाहिए चीज बर्स्ट पिज्जा जिसमें से चीज बर्स्ट होना चाहिए और आपको बहुत बहुत ज्यादा भूख लगी है. आया आपके सामने पिज्जा, पर आप सीए स्टूडेंट्स और वो भी सीए फाइनल लेवल है, बॉस लेवल. सिंस आपका ये सीए फाइनल का लेवल है तो आप चेक किए बगैर कुछ भी नहीं करते. तो आप अब क्या करते हो, पिज्जा का ये बॉक्स खोलते हो और चेक करते हो कि पिज्जा कैसा है. यू जस्ट सी दैट पिज्जा और आप चाहते हो कि चीज बर्स्ट होना चाहिए, बट सरप्राइज, चीज बर्स्ट हुआ ही नहीं. चीज बर्स्ट हुआ या नहीं हुआ, टेल मी. आप सबका दिमाग तो बर्स्ट हो गया. आई एम श्योर द आंसर इज यस. अब आप सबका दिमाग बर्स्ट हो गया. ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हम पिज्जा बॉय से बात ही ना करें, डायरेक्ट मैनेजर को कॉल करेंगे और मैनेजर को कॉल करके बोलेंगे पूरा गुस्सा निकालो. फर्स्ट थिंग, चीज बर्स्ट पिज्जा मंगाया था, आया क्यों नहीं. सेकेंडली, मेंटल हरेसमेंट का केस डाल दोगे कि आपको बहुत भूख लगी है और चीज बर्स्ट पिज्जा आया नहीं. सो नाउ मैनेजर आपको खुश करने के लिए क्या करेगा, मैनेजर विल टेल यू बॉस आपके पास जो पिज्जा है उसे फ्री रख लीजिए, लेकिन आप एक बार मेरे शेफ से बात कर लीजिए, पिज्जा बड़ा जबरदस्त है. वो आपको कन्विंस करने का ट्राई करेगा बिकॉज ही इज एट अ लॉस. सो वो अपने शेफ को फोन देता है. डोमिनोज का शेफ आपसे बात कर रहा है. वो बोल रहा है कि सर और मैडम, आई हैव मेड द बेस्ट पिज्जा ऑफ माई लाइफ. ऐसा पिज्जा तो मैंने अपनी ऑनरेबल वाइफ को वेडिंग एनिवर्सरी में भी नहीं खिलाया था. बट टेल मी, आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट दैट पिज्जा. नो, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट पिज्जा. तो आप वो पिज्जा एकदम फ्री में रख लोगे. नेक्स्ट, अब आपको मैनेजर बोलेगा कि सर चीज बस पिज्जा भेजेंगे. चीज बस पिज्जा भेजने के लिए एटलीस्ट 10 मिनट्स तो लगेगा. अच्छा, पहला वाला पिज्जा को कितना लगा था, 28 मिनट्स. अब नेक्स्ट पिज्जा को लगेगा एटलीस्ट 10 मिनट्स. सो कैन आई से कि एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट यू आर गोइंग टू आर्ग्यू बॉस क्यूमुलेटिव टाइम गोज अबाउट 30 मिनट्स और नेक्स्ट पिज्जा भी फ्री. अब आपका मूड और भी खराब है कि आखिर यार नहीं यार, ये तो बड़ी गलत बात हो गई. मैनेजर को और भी ब्लैकमेल करोगे, फेसबुक पे गलत रिव्यूज दे देंगे, जोमेटो पे गलत रिव्यूज दे देंगे और मैनेजर आपको बोलेगा ठीक है सर और मैडम, मैं उसके साथ एक कोका कोला भी भेज देता हूं. क्यों, बिकॉज कोका कोला स्प्रेड्स हैप्पीनेस नो. सो अब आपके पास नॉर्मल पिज्जा, फिर आपके पास चीज बस पिज्जा और आगे आपके पास कोका कोला. कहना इसे कि आपने बहुत कुछ मांग लिया, राइट. पर कहना इसे कि शेफ ने अपनी लाइफ का बेस्ट पिज्जा बनाया था, यस. कहना इसे कि शेफ ने अपनी लाइफ का बेस्ट पिज्जा बनाया था, यस. पर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया. अब ध्यान से देखो आखिर हुआ क्या. लाइफ के हर एक पहलू में ये प्रिंसिपल होता ही होता है. कॉन्सेंट्रेट, आई एम टॉकिंग अबाउट विच प्रिंसिपल, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशन वर्सेस डिलीवरी प्रिंसिपल. एक्सपेक्टेशन वर्सेस डिलीवरी प्रिंसिपल. उम्मीद के सामने डिलीवरी वैसी मिलनी चाहिए.
आपके मॉम डैड आपसे एक्सपेक्ट करते हैं सीए फाइनल पास हो जाओ, डिलीवरी वैसी ही मिलनी चाहिए। आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि सब्जेक्ट में मुझे एग्जामिशन आना चाहिए, तो डिलीवरी वैसी ही मिलनी चाहिए। सिमिलरली जैसा एक्सपेक्टेशन वैसा सामने वाला डिलीवरी देना चाहिए। आपने मांगा था चीज बस्ट और आपको चीज बस्ट नहीं मिला, तो आपने यू लिटरली स्क्रूड ऑफ द डोमिनोज मैनेजर। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन सच डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स। आपकी मेंटालिटी की बात कर रहा हूं मैं, आपकी मेंटालिटी की बात कर रहा हूं। इन सच डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स प्रॉब्लम एक ही होता है, अगर आपको पास करवाना है तो आपको द आईसीआई की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। ये एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए चाहिए आप बेस्ट डिलीवरी। दिस डिलीवरी will be given by students. So, इंस्टीट्यूट की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है और आपको डिलीवरी देनी है। पहली बात तो इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन समझ लो कि इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन है क्या। इट क्लियरली सेज एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। आईपीसीसी में भी ऑडिट पढ़ा ही होगा एंड कांग्रेचुलेशंस दैट यू आर एट सीए फाइनल लेवल। लेकिन आईपीसीसी का जो ऑडिट था दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन, बेसिक वर्किंग नॉलेज। जाओ तो अपना पेज नंबर 2 देख लो मॉड्यूल का वर्किंग नॉलेज। नाउ इफ यू ओपन अप सीए फाइनल मॉड्यूल, जो आपको जरूरत नहीं है आफ्टर लिसनिंग टू दिस लेक्चर्स, तो आपको पता चलेगा दैट द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू इज एडवांस्ड नॉलेज। इसका मतलब इंस्टीट्यूट आपकी एक्सपर्टीज टेस्ट करने का ट्राई करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट योर डिलीवरी? स्टूडेंट की डिलीवरी के लिए 3 इंपॉर्टेंट पर्पस आपको देखने पड़ेंगे और सॉल्व करने पड़ेंगे। फर्स्ट, 3 थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, नो योर सिलेबस, कि बॉस तुम्हारा सिलेबस है क्या। आखिर के दिन तक आप हमेशा ये देखते रहते हो कि सिलेबस आखिर कैसा होगा। नेक्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस मेरा ऐसा ऐसा है, पर मेरा मटेरियल क्या है, मुझे कहां से पढ़ना है। एंड द थर्ड वन, आपका अप्रोच। सिलेबस आपका ऑडिट का ब्रॉडली कितनी चीजों में डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग which you will already learn. Second important division is company audit. Third important division is professional ethics. And fourth division में मैं डालता हूं अदर चैप्टर्स। अदर चैप्टर्स के अंदर बैंक ऑडिट, म्यूचुअल फंड ऑडिट वगैरह वगैरह, ऐसे काफी सारे ऑडिट आपको सीखने हैं। नाउ व्हाट आई विल बी टीचिंग यू इज कंपनी ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स एंड द थर्ड वन बीइंग अदर चैप्टर्स। ये तीनों चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा एंड जस्ट 3 or 4 some standards on auditing. Company audit. What is company audit? Audit of companies. Company audit. Audit of companies based upon Companies Act 2013. प्रोफेशनल एथिक्स क्या है यार? आईपीसीसी में पढ़ा था एथिक्स, कम्युनिकेशन लॉ, ऐसा कुछ पढ़ा था, पर ये प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? आपको क्या लगता है कि सिर्फ सीए बनने तक इंस्टीट्यूट का आपके ऊपर ध्यान है? देन यू आर रॉन्ग। सीए बनने के बाद भी इंस्टीट्यूट की आपके ऊपर नजर है। फॉर एग्जाम्पल, नवंबर 6, 2014, सत्यम कंप्यूटर्स के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड इंक्लूडिंग द सीएफओ, उनकी डिग्री ली गई थी, और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, दैट इज द रीजन आई एम डिस्क्लोजिंग ओवर हियर। उनकी डिग्री ली गई थी, तो आखिर उनसे उनकी डिग्री छीनी कैसे? बिकॉज कोर्ट में तो केस बाकी था। उनसे उनकी डिग्री छीनी द आईसीआई ने। इसका मतलब ये पता चला कि इंस्टीट्यूट सीए बनने के बाद भी आपके ऊपर नजर रखता है। प्रोफेशनल एथिक्स बेस्ड अपॉन प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, एंड देन the next part will be some other chapters which will cover your bank audit, mutual fund audit, audit of cooperative societies, NBFC, audit of public sector undertakings, and various other audits and some other aspects of auditing. So now with that note, let us start with company audit based upon provisions of Companies Act 2013. All right. So now take out your notes and we start with the chapter company audit. अपनी notes पे
कंपनी ऑडिट हेडिंग दे दीजिए। आपके पास हमारी टेक्स्ट बुक होगी। जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक प्लीज डोंट गो टू दैट टेक्स्ट बुक। मैं 100% आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लेके जाऊंगा और मैं आपको मार्किंग्स कराऊंगा। प्लस प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर अटेंडिंग माय लेक्चर्स, मेरा सिर्फ एक ही उसूल है, एंड दैट इज एग्जेम्पशन। द पॉइंट इज दैट अगर आप बिलीव करोगे कि एग्जेम्पशन आएगा तो एग्जेम्पशन जरूर आएगा, बट द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। क्यों ऑडिट सब्जेक्ट है तो एग्जामिशन नहीं आ सकता? क्यों लॉ और इसका सब्जेक्ट है तो एग्जाम नहीं आ सकता? एग्जामिशन जरूर आएगा। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन आता है, ये सब्जेक्ट में भी एग्जामिशन इज पॉसिबल एंड यू नीड टू टारगेट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी नोट्स में ऐसा लिख दीजिए, टारगेट इज इक्वल टू 60 प्लस प्लस। Nothing less than 60 is entertained when you are my students, and we do not entertain below 60 at JKSC level, and hence हमेशा हर सब्जेक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जामिशन को टारगेट करना है। प्लीज देखिए, we start with the chapter company audit. Company audit is nothing else but as studied by you at IPCC levels, it is audit of companies. And this chapter is based upon provisions of Companies Act 2013. Now, before I start with the company audit sections which are mentioned in Companies Act 2013, मैं सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूं। Companies Act 2013 is a rule-based act. What do you understand by this statement? When I say Companies Act 2013 is a rule-based act, it means कि ये जो Companies Act 2013 है, it is divided into chapters. मतलब कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए एक चैप्टर, डायरेक्टर्स के लिए एक चैप्टर, वैसे अलग अलग फंक्शनिंग एरियाज के ऊपर एक एक्ट को एक चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे आपके सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है। These chapters further contain sections. ये चैप्टर के अंदर आते हैं sections. But the distinctive feature of this act is, ये एक ऐसी चीज जो ये एक्ट को दूसरे एक्ट से अलग कर देती है, और वो है कंपनी रूल्स। मतलब कि एक्ट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर, चैप्टर के अंदर होते हैं सेक्शन, लेकिन सेक्शन के अंदर कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती। ये सेक्शन बहुत बार ऐसे एंड हो जाते हैं, एज पर कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड। क्या? एज पर कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड। ऐसे काफी बार ये सेक्शंस एंड हो जाते हैं, मतलब कि ये सेक्शन एप्लीकेबल है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स सेक्शन के अंदर नहीं लिखे जाते हैं। वो रूल्स के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट इशू होता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड दैट इज नथिंग बट कंपनी रूल्स। And hence I say that Companies Act 2013 is a rule-based act. Now student, can I say कि statutory audit एक बहुत बड़ा टर्म है। अच्छा, statutory audit means what? आपने पढ़ा ही होगा, audit of financial statements। CA फाइनल। पहले मैं आपको वार्न कर दूं, आर्टिकलशिप के अंदर आप काफी सारे ऑडिट्स करते होगे, कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सो एंड सो ऑडिट, इंसान का ऑडिट, उसका ऑडिट, पर ऐसा यहां पे नहीं। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आई एम डीलिंग विद ओनली वन टाइप ऑफ ऑडिट, एंड दैट इज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे थप्पा, स्टैम्प। आर यू क्लियर विद दिस? फाइन। सो सीधी बात है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टैम्प की इतनी वैल्यू है, जाओ कोई भी एनुअल रिपोर्ट देख लो, 10-12 कंटेंट तो सिर्फ ऑडिटर के हो गए, तब जाके नाम बनता है यार। सो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे थप्पा मरवाना इतना बड़ा काम है, तो सीधी बात है, कंपनीज एक्ट 2013 ने इसके लिए भी एक चैप्टर इशू किया है। यस, चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ये चैप्टर के अंदर काफी सारे सेक्शन है। सेक्शन 138
to section 148. These sections are further supported by rules. Rules एक अलग डॉक्यूमेंट है जो एक्ट के साथ इशू नहीं होता, लेकिन बाद में इशू किया जाता है ताकि एक्ट को समझने और इंप्लीमेंट करने के लिए एकदम इजी हो जाए. Now, even these sections are supported by rules. They are supported by company rules majorly issued in 2015. अमेंडमेंट जरूर आते रहते हैं, बट मेजर रूल का जो हम लोग रेफरेंस देते हैं दैट इज कंपनी रूल्स 2014. नाउ वन थिंग दैट ये कंपनी रूल्स 2014 अगर मैं सिर्फ नाम दूं तो कंफ्यूजन है कि बॉस ये एप्लीकेबल किसके लिए, मतलब किसी को ये नाम देख के कैसे पता चल जाए दैट इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑडिट एंड ऑडिटर्स. इसलिए देखो, जब भी कोई रूल्स इश्यू होता है ना, तो कंपनी रूल्स ये दो वर्ड के बीच में एक ब्रैकेट होता है और ये ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है चैप्टर का नाम. मतलब कहना इसे दैट अब आपको समझ में आ गया, हम लोग जो रूल्स का रेफरेंस देने वाले हैं दैट इज नथिंग बट कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, मतलब CAAR 2014. So this is going to be our reference. Are you clear with this? So what I would, आपके सामने एक इंट्रोडक्शन का एक पेज होगा आपके सामने, आप प्लीज उस पेज को देखिए और वो पेज के अंदर मैंने लिखा गया है कि व्हाट इज कंपनी ऑडिट. कैन आई से कंपनी ऑडिट, अब अगर मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मैनर में बोलूं तो कंपनी ऑडिट विल डील विद वन क्वेश्चन एंड दैट इज हाउ टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ कंपनीज. सीधी बात है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. नाउ स्टूडेंट्स, Companies Act 2013 is which act? Rule based act. That means this act is supported by, this act is divided into chapters. Chapters contain sections और section को further support किया जाता है rules के द्वारा. Now the most important thing, अपने लिए कौन सा chapter important है? Chapter 10, Audit and Auditors, section 138 to section 148. इसको हम लोग कौन से रूल्स के साथ पढ़ेंगे? कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, मतलब CAAR 2014, कार 2014. मैं कारो अभी तक नहीं बोला है, इट इज कार 2014. आर यू क्लियर विद दिस? ऑलराइट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट ये सारे सेक्शंस इफेक्टिव कब से है? बिकॉज आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ड दैट पहले कोई दूसरा एक्ट था एंड दैट वाज कंपनीज एक्ट 1956. यस, यू आर करेक्ट. कंपनीज एक्ट 2013 किश्तों में एप्लीकेबल हुआ, EMI पे एप्लीकेबल हुआ. एंड हेंस नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, बेस्ट पार्ट ये है कि अपने सारे सेक्शंस और सारे रूल्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 April 2014. मतलब कहना इसे financial year 2014-15 was the first financial year where first time auditors audited under Companies Act 2013. Yes, you are correct. Now please refer to the page 2 of your textbook, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि ये एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएगी. See, at even at your IPCC levels you have understood this, कि एक्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है. देखो, कोई मंत्र वगैरह तो नहीं लिखा होगा. क्या लिखा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करना है. सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. लेकिन हेलो, कौन अपॉइंट हो सकता है? तो उसके लिए क्या देखेंगे हम लोग? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन. मतलब सीधी बात है, कॉमन सेंस. आपको पता है कि सी होना जरूरी है, तो एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन बीइंग द फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. और अपॉइंटमेंट की बात हो गई तो फिर रिमूवल की भी बात करनी पड़ेगी. अपॉइंटमेंट और रिमूवल तो ठीक है, सबसे बड़ा पैसा, तो रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर. तो अब तक मैंने क्या बोला? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, देन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर. फिर ऑडिटर के क्या क्या राइट्स है और ऑडिटर की क्या क्या जिम्मेदारी है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स. एंड देन उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट. फिर अगर ऑडिटर से कुछ गलती हो गई देन व्हाट आर द पेनल्टीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कुछ प्रोहिबिशन है ऑडिटर के ऊपर? क्या एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता? देयर आर सम प्रोहिबिशंस इन दिस एक्ट, मतलब सर्विसेज प्रोहिबिटेड बाय अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. देन उसके बाद हम लोग देखेंगे जॉइंट ऑडिट, ब्रांच ऑडिट,
and then cost audit, internal audit. At the end, we'll do the most remunerative topic, and that is CARO 2015, Company Auditors Report Order 2015. Yes, you are hearing me right. There's nothing known as CARO 2003 or 2004. Now it is CARO 2015. All right. So on that note, I start with the very first section and the most important कि बॉस ऑडिटर आखिर अपॉइंट कौन हो सकता है, ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, ऑडिटर को कैसे निकालना है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहला, ऑडिटर आखिर बन कौन सकता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डिस्कस इज एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। अच्छा, हमेशा आपका एक डाउट होता है, सर सेक्शन याद रखना जरूरी है क्या। सी स्टूडेंट्स, सेक्शन हर जगह याद रखना जरूरी नहीं होता, याद रखो तो बेटर है, बट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट सम सुपर नॉर्मल थिंग्स फ्रॉम यू, सुपर ह्यूमन थिंग्स फ्रॉम यू, सॉरी। सो द पॉइंट इज कि जहां जहां मैं बोलूं वहां वहां सेक्शन रेफरेंस अगर याद रखोगे तो बहुत बढ़िया, बिकॉज our target is 60 plus plus and 40 is nothing. I never recognized 40 in my whole life. All right. So eligibility and qualification. इधर का सेक्शन रेफरेंस होगा बच्चा 141(1) and 2 of Companies Act 2013, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। प्लीज कम टू योर क्वेश्चन नंबर 1, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। Do not read till the time I don't tell you. Please do not read. Now concentrate. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कब कहलाता है? तो सीधी बात है, फाइनल एग्जाम क्लियर होने के बाद कहलाता है? नो, बट प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आप फाइनल सीए जब क्लियर कर लोगे तो आप सीए नहीं कहलाओगे। अंडरस्टैंड, थोड़ा शॉक लग रहा है, बट ट्रेनिंग करना जरूरी है। ट्रेनिंग मतलब विच ट्रेनिंग? आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। ये फाइनल सीए क्लियर प्लस ट्रेनिंग होने के बाद भी आप सीए अपने आगे नहीं लगा सकते, बिकॉज यू नीड टू अप्लाई टू द आईसीआई। अप्लाई टू द आईसीआई फॉर व्हाट? फॉर मेंबरशिप। उसके बाद the ICAI will enter name in register of members। एक बार जब इंस्टीट्यूट ने आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डाल दिया तब जाके कहलाओगे मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। ऑल राइट, सो दिस इज द होल प्रोसीजर। अच्छा, ये सब मैं कहां से बोल रहा हूं बेटा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 से ये सब मैं बोल रहा हूं। ओके, तो जब आप एक मेंबर कहलाओगे, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप प्रैक्टिस करो। अच्छा, जहां पे आपने आर्टिकलशिप की है तो आपके पार्टनर्स कौन कहलाते हैं? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। या तो आप जॉब नहीं बोलने का, अभी सीए फाइनल लेवल को एकदम टेक्निकल वर्ड्स बोलने का। सर्विस। सी कॉन्सेंट्रेट। मैं आपको बोला टेक्निकल वर्ड्स बोलने का, तो वैसे ही आपको दिमाग में ऐसा होगा कि सर क्या हमें रट्टा करना है? नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। अगर आप लॉजिक के साथ हर एक चीज समझो तो रट्टा करने की कोई जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप सबने 3 इडियट्स तो देखी होगी, 100% देखी होगी, या उसके बारे में सुना तो होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रैंचो एंड चतुर। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर आपको समझना रैंचो की तरह है, लेकिन लिखना चतुर की तरह है। इसका मतलब कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तो अपने आप चतुर वाली लैंग्वेज आएगी। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट क्वालिटी ऑफ चतुर फ्रॉम यू, बट एटलीस्ट कीवर्ड्स लिखना बेटा जरूरी है। मैं आपको जरूर डिफरेंसेस दिखाऊंगा और आप खुद ही समझ जाओगे कि एग्जामिनर के पास जब दो पेपर आते हैं कि एक थोड़ा मॉड्यूल लैंग्वेज में लिखा होता है और एक थोड़ा एकदम ही अपने लैंग्वेज में लिखा होता है, तो एग्जामिनर भी प्रीफर मॉड्यूल लैंग्वेज। एनी रैशनल पर्सन विल प्रीफर मॉड्यूल लैंग्वेज। अब आपका प्रॉब्लम थोड़ा बहुत यह है कि आपके हिसाब से 2 एक्ट पास होता है, एक तो जो पार्लियामेंट पास करता है वो, और एक तो जो आप पास करते हो। मतलब एग्जाम में अगर नहीं आता तो आप ऑन द स्पॉट एक्ट भी जनरेट कर सकते हो। ये सब्जेक्ट के अंदर मेरे 2 काम हो गए। वन ऑफ द वर्क विल बी टू क्लियर योर कंसेप्ट्स एंड दैट 100% वी आर गोइंग टू डू। सेकेंडली, टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स।
बिकॉज कंसेप्ट क्लियर करना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको एग्जाम में रिप्रेजेंट कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसने मैं बोला रैंचो एंड चतुर दोनों भाई भाई बन के चलेंगे। सो कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। मेंबर प्रैक्टिस भी कर सकता है और मेंबर सर्विस भी कर सकता है, मतलब अदर देन प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स सिर्फ प्रैक्टिसिंग मेंबर्स ऑडिट कर पाएंगे फॉर श्योर। लेकिन क्या आप सबको पता है, जो आप सबको पता ही होगा, कि प्रैक्टिसिंग मेंबर कितने लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन कर सकता है? क्या कभी देखा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो? क्या कभी देखा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कोई कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जो दूसरे कंपनी का ऑडिट करते हो? नो। देयर आर 3 लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन व्हिच अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन फंक्शन, एंड दीज लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म and limited liability partnership. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आई होप आप सबने सुना ही होगा, बट फिर भी आई विल टेल यू। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। इसका मतलब बिजनेस की उधारी के लिए घर के एसेट्स बेचने की जरूरत नहीं है। वन मोर टाइम, बिजनेस की उधारी के लिए घर के एसेट्स बेचने की जरूरत नहीं है। सो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब जैसे आपने टैक्स में भी सुना होगा और शायद लॉ में भी सुना होगा, एक बहुत ही कॉमन प्रिंसिपल है, whatever sections are applicable to a partnership firm is also applicable to LLP unless otherwise specified। इसका मतलब क्या हो बेटा, जो भी पार्टनरशिप फर्म के लिए बोला जाएगा वो LLP के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अगर आपको अलग से कहा गया है कि ये LLP और ये पार्टनरशिप फर्म तो ठीक है, वरना इट इज प्रिज्यूम्ड एंड इट इज अज्यूम्ड that whatever is applicable to a partnership firm is also applicable to a limited liability partnership। मतलब कि मैं ये कोई चीज बोलूं कि पार्टनरशिप फर्म के लिए एप्लीकेबल है, तो क्या आप अब समझ लोगे कि एलएलपी के लिए एप्लीकेबल है? गुड। नाउ कॉन्सेंट्रेट। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस, सीधी बात है, इसको हम दो में डिवाइड करेंगे कि प्रोप्राइटर के लिए क्या एप्लीकेबल, क्या प्रोविजंस है, एंड पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या प्रोविजंस है। दिमाग चला तेरा और बराबर चला। जो पार्टनरशिप फर्म के लिए एप्लीकेबल है वो एलएलपी के लिए भी एप्लीकेबल है, राइट? गुड गुड। आई वांट दिस लेवल ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम यू। और अगर नहीं भी चला होगा तो अभी से कंसंट्रेट करना, बिकॉज क्या होता है ना बेटा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ना सिंपल नहीं होता सब्जेक्ट बिल्कुल भी, ना। बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको पता है कि सामने 5 एडजस्टमेंट दिए गए, 5 एडजस्टमेंट को सॉल्व किया तो नैया पार, वरना नैया पार नहीं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम क्या है कि आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैंने इनफ लिखा हुआ है, लेकिन मार्क्स शायद कुछ और आ सकते हैं। बेटा इधर ही तो हम लोग रोल प्ले करते हैं ना। हम लोग आपको उंगली पकड़ कर लेके जाएंगे कि बॉस एग्जामिनर ही इज अ गुड स्टूडेंट, इसको मार्क्स दो, और वो उंगली पकड़ के लेके जानी जर्नी इज ऑलरेडी यू हैव सिलेक्टेड बाय टेकिंग दिस लेक्चर्स। सो कॉन्सेंट्रेट। प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी ऐसा कोई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन कर सकता नहीं। प्रोप्राइटर के लिए क्या रूल है? ऑफ कोर्स जो वन मैन आर्मी है, जो बंदा प्रोप्राइटर है, कैन आई से ही शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और सर्विस? यस, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। एज पर विच एक्ट बेटा? एज पर विच एक्ट? एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। एज पर विच एक्ट? एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है। प्लस मतलब क्या? एंड। इसमें एक और कंडीशन है, प्लस दिस पर्सन शुड बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। अच्छा, ये कंडीशन डालने की क्या जरूरत है? चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिसिंग इन इंडिया है ना। देखो एक बात समझो, लॉ का लॉजिक समझना है। लॉ का लॉजिक समझे बगैर आपको वो चीज याद नहीं रह सकती। आप बाय हार्ट जरूर कर सकते हो, लेकिन आपको लॉजिकल याद नहीं रह सकती। व्हाई दिस प्रैक्टिसिंग इन इंडिया? समझो कि समझो नहीं, मैं हूं, सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। नाउ इफ आई एम अ सीए इन प्रैक्टिस, क्या मैं बाहर जाके प्रैक्टिस कर सकता हूं? यस, मैं बाहर जाके प्रैक्टिस कर सकता हूं। इंस्टीट्यूट बाहर जाके भी प्रैक्टिस करना अलाउ करती है। दैट मीन्स एक एनआरआई, एक नॉन रेसिडेंट को भी बाहर जाकर प्रैक्टिस करना हो तो इंस्टीट्यूट से
प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट मिल सकता है, बिकॉज प्रैक्टिस करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, COP। तो ऐसा पॉसिबल है दैट आई एम नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, आई एम प्रैक्टिसिंग आउटसाइड इंडिया, बिकॉज आवर प्रोफेशन इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज प्रोफेशन। अच्छा, तो समझो कि मैं यूके में प्रैक्टिस कर रहा हूं और समझो कि ये कंडीशन नहीं होती। दोस्त, अगर समझना है ना कि लॉजिक क्या है, तो उल्टा सोचने का। सपोज कि ये कंडीशन नहीं होती, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो कहना इसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर सकता है। सपोज एक्स लिमिटेड बीइंग एन इंडियन कंपनी, उसने मेरे को बुलाया कि भाई चल तू हम लोग का ऑडिट करने के लिए आ। आई केम देयर, आई ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन किया। मैं कहां रहता हूं? यूके में। अब चलो मैं यूके वापस चला गया, साइन करने के बाद मैं यूके वापस चला गया। नाउ द पॉइंट इज, समझो कि कुछ फ्रॉड निकला। यूजुअली ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, पर चलो कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसा साबित हुआ दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो कहना इसे इंडियन गवर्नमेंट को यूके आना पड़ेगा मुझे अरेस्ट करने के लिए। नाउ बॉस, जब इंडिया का टेरिटरी छोड़ के बाहर जाना पड़ता है ना अरेस्ट करने के लिए, इट इज नॉट इजी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स गेट इन्वॉल्व, परमिशंस निकालना पड़ता है वेदर इसको अरेस्ट करे कि ना करे। कहना इसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, जिसके लिए हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं छोड़ सकते। इसलिए क्या बोला? सीए इन प्रैक्टिस एज पर सीए एक्ट 1949 प्लस प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, ताकि यहां के चार्टर्ड अकाउंटेंसी यहां का ऑडिट कर सकते हैं, बिकॉज उनको यहां के लॉ का ज्यादा नॉलेज होगा। एंड सेकेंडली, दे कैन बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिसचीफ डन बाय देम। आर यू क्लियर विद दिस? अब आपके दिमाग के अंदर थोड़ा बहुत टैक्स का भूत जागेगा कि प्रैक्टिसिंग इन इंडिया का मतलब क्या है? रेसिडेंट इन इंडिया? नो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। इंस्टीट्यूट के लिए जब हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को अप्लाई करते हैं, तो इस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के अंदर अपने को रजिस्टर्ड एड्रेस डालना पड़ता है। मतलब कि बॉस, मेरे फॉर्म का एड्रेस कहां से होगा, मेरी फॉर्म ऑपरेट कहां से करेगी? बेटा वो एड्रेस कहां का होना चाहिए? इंडिया का होना चाहिए। तब जाके यू विल बी कंसिडर्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। आई होप यू आर क्लियर। नाउ दिस वॉज विद रिस्पेक्ट टू प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या? पार्टनरशिप फॉर्म के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। चलो, ये पूरे चैप्टर के अंदर एक चीज हमेशा हमेशा याद रखना, दैट मैं एक ही कंसिस्टेंट एग्जांपल लूंगा। एक्स लिमिटेड विल बी अवर कंपनी, जिसका हम लोग ऑडिट कर रहे हैं। देन ABCN कंपनी विल बी द पार्टनरशिप फर्म। अच्छा बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म कभी साइन कर सकता है क्या? नहीं, उसका थोड़ी सेपरेट सील होता है। कौन साइन करेगा? इंडिविजुअल पार्टनर साइन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट पार्टनर। जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करता है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? एंगेजमेंट पार्टनर। सो मिस्टर ए, ही इज द एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब partner who signs financial statements. Are you clear with this? Okay. अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, समझ लो। ABCN कंपनी के अंदर 9 पार्टनर्स है। कितने? 9 पार्टनर्स। तो क्या 9 के 9 का चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होना जरूरी है? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। नाउ विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप फॉर्म, और चाहिए जो भी अभी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो, किसके लिए एप्लीकेबल है? LLP के लिए। ये भूलने का नहीं, प्लीज कीप इट एट बैक ऑफ योर माइंड। तो ये सेक्शन क्या बोलता है? फर्स्ट, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स शुड बी CA in practice plus practicing in India। मतलब मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स शुड बी CA in practice plus practicing in India। इसका मतलब कि 9 पार्टनर में से आपको 5 पार्टनर ऐसे मिलने चाहिए, जो कैसे मिलने चाहिए? ऐसे मिलने चाहिए, जो CA in practice भी है और practicing in India भी है। सर, इसका मतलब मैं नॉन सीए के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूं? यस, कर ही सकता हूं।
देखो बेटा, एक बड़े कंपनी को ऑडिट करने के लिए भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं ना, जैसे लॉयर की हेल्प लग सकती है, कॉस्ट अकाउंटेंट की हेल्प लग सकती है, कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प लग सकती है। इसलिए पार्टनरशिप दूसरों के साथ अलाउड है, बट द पॉइंट इज कि मेजॉरिटी पार्टनर्स कौन होने चाहिए? सीए इन प्रैक्टिस एज पर विच एक्ट? एज पर कंपनीज एक्ट? नो, सीए इन प्रैक्टिस एज पर सीए एक्ट 1949 प्लस प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। अच्छा, समझो कि ये 9 पार्टनर्स में से 7 पार्टनर्स ऐसे हैं हु आर सीए इन प्रैक्टिस प्लस दे आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, लेकिन 2 लॉयर्स हैं। 2 कौन है? लॉयर है। सो नाउ टेल मी वन थिंग, क्या लॉयर्स साइन कर पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? नहीं, उनके पास ऑलरेडी काम है। दे आर नॉट सपोज टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब बड़े कॉमन सेंस की बात है यार, कि who is a CA in practice and who is practicing in India? Can I say that only those partners can sign the financial statements? Yes, pretty logical, and you are also correct कि boss, majority of partners should be CA in practice as per CA Act 1949 plus practicing in India, and only such qualified partners are authorized to act and sign on behalf of firm। मतलब वो जो लॉयर साहब थे, क्या बोल सकते हैं कि मैं ऑडिट करेगा? नहीं। हाँ, ऑडिट करने के लिए शायद उनकी मदद ली जा सकती है, कोई पेंडिंग केस वगैरह हो, बट कैन ही साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नो, only qualified partners can act and sign and can represent themselves as auditors of the company। Are you clear with this? All right, so this is the whole section. One more time, eligibility and qualification, section 141 and 2 of Companies Act 2013। प्रोप्राइटर रहेगा तो सीए इन प्रैक्टिस एज पर सीए एक्ट 1949 प्लस प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। पार्टनरशिप फर्म, अच्छा, जो पार्टनरशिप फर्म के लिए है वो एलएलपी के लिए भी एप्लीकेबल है। ऑल राइट, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर सीए इन प्रैक्टिस एज पर सीए एक्ट 1949 प्लस प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। मेजॉरिटी का मतलब क्या है बेटा? मेजॉरिटी का मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन हाफ। क्या होगा? ग्रेटर देन हाफ। So majority of partners are CA in practice as per CA Act 1949 plus practicing in India, and only such partners are authorized to act and sign on behalf of firm। Are you clear with this? Fine. So ये था eligibility and